have been silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor आरसू कक्कड़. इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज के जो है वो कवर करेंगे. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन, या कीपिंग अप विद योर प्लान्स. ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. तो एक एक करके विल टॉक अबाउट एवरी आर्टिकल. तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. राइट, सो लेट्स बिगिन विद दीज. एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती ही जाएंगी. ठीक है, तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ओके, सो एज फार एज दीज आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, तो ये आपके जीएस पेपर 2 के साथ फिट बैठती है. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में भी जाती है और आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. घग्गर रिवर जीएस पेपर 3 के लिए बेसिकली प्रीलिम्स, आई वुड से प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स होंगे इसके अंदर. तो कैसी रिवर है, कहाँ से बहती है, इसका हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. मैप में जब तक नहीं देखा तो क्या ही फायदा, तो विल टेक दैट अप. देन यू हैव कोया ट्राइब्स, व्हाई दे आर इन न्यूज़, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव दिस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1. तो डिफेंस के सेक्शन से सिक्योरिटी में आप इसको भी ऐड कर सकते हो. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. राइट, तो विल टेक दैट अप. देन यू हैव दिस आर्टिकल, ये एक एडिटोरियल आया था 1-2 दिन पहले हिंदू में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था. बहुत अच्छा आर्टिकल है ये. सो इसके पॉइंट्स जो हैं वो हम लेंगे एज क्रक्स, कि ये एडिटोरियल बेस्ड था ऑन इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमा. सो यहाँ पर ना आप बात कर रहे हो जीएस पेपर 2 की, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आप उससे फिट कर सकते हो. क्या इफेक्ट रहता है ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट. सो यू कैन लिंक दैट अप ऑल्सो. राइट, नाउ प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पर ऑब्वियसली आई वुड से कि आपके पास प्रीलिम्स के लिए अगर मैं होमवर्क दूं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप पढ़ सकते हो. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से we'll talk about dilemmas before India in current geopolitics. We can talk about China's advantage over India. We can talk about कि what can be the way forward, what India should do, right? So ये सारी चीज़ें हैं. कैसे, how does China stand out from India, वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, इससे अब इंडिया को क्या करना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, व्हाट कैन बी द कंक्लूजन, एक मीन्स का आंसर बन सकता है यहाँ से. ये है चीज़ों को समझने की बात. तो इसको हम बहुत ही, जितना हम डिस्कस करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होंगी. राइट, इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन. तो यहाँ पर देखो बात ऐसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इट फेसेस मेजर चैलेंज इन इट्स ओन नेबरहुड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने ही नेबरहुड में इंडिया, वी ऑल नो, इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ग्लोबली. जब आप ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की बात करते हो, हमने कितने आर्टिकल ऐसे डिस्कस किए हैं, स्पेशली वेयर इंडिया इज लीडिंग द ग्लोबल साउथ, इट इज बिकमिंग अ वेरी की प्लेयर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. बट यहाँ पर बात ये है कि उसके जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, देर आर सम डिफिकल्टीज इन इमीडिएट सराउंडिंग्स. वो होता है ना कि अपने आसपास देखो थोड़ा सा, तो यही बात है. राइट, तो सिचुएशन यही है कि चीज़ें ट्रिकी हो रही हैं. और वो ट्रिकी किस लिए हो रही हैं? क्योंकि आप अपने नेबरहुड में हर किसी को कैसे कन्विंस करोगे. जैसे साउथ एशियन रीजन है, अब हम इसी की ही बात करेंगे जहाँ पर वी आर सिचुएटेड. अब वहाँ पर फ्यू कंट्रीज आर नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट अलाइनिंग विद इंडियाज एम्बिशंस. राइट, तो ओवरऑल
बात ये है कि क्या डिलेमास हैं बिफोर इंडिया इन करंट जियोपॉलिटिक्स, क्या चैलेंजेस इंडिया करंट यूनिक चैलेंजेस जो हैं, जो प्रेजेंटिंग चैलेंजेस हैं, क्या इंडिया फेस कर रहा है। अब उन डिलेमास को आप कैटेगराइज कर सकते हो जैसे कि पॉलिटिकल डिलेमा। पॉलिटिकल डिलेमा के अंदर साउथ एशिया में अगर पॉलिटिकली कुछ एंटी इंडिया रिजीम्स हैं तो ये आपके पॉलिटिकल डिलेमा में चला जाएगा। मान लो कल को दूसरे देश में दूसरी सरकार आ जाती है, सरकारें बदलती हैं, तो अगर नई गवर्नमेंट आती है जिसका एक एंटी इंडिया स्टैंस हो, फॉर एग्जाम्पल इन मॉलडीव्स, राइट, सो दिस इज अ डिलेमा। फिर क्या होता है ना, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी होता है। जैसे इलेक्शंस होंगे तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होता है। इलेक्शंस होंगे एज एन आई एम टॉकिंग अबाउट नेबरिंग कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, राइट। सो अगर ऐसी कोई सरकार आती है दैट कुड बी आइडियोलॉजिकली एंटी इंडिया, सो दिस इज वन सच फियर, क्योंकि फिर वहां पर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी लाना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल डिलेमा के अंदर चीजें फिट करती हैं, ठीक है, जहां पर आपके आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होते हैं और एक एंटी इंडिया रिजीम स्टैंस जो है वो बन जाता है। देन यू हैव दिस स्ट्रक्चरल डिलेमा। Now, what is structural dilemma? Chinese influence. चाइना गेम में बहुत अच्छा होता जा रहा है। Are you getting my point? इंडिया एक स्ट्रक्चरल डिलेमा भी फेस कर रहा है ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ एशिया। चाइना की जिस तरीके से ग्रोइंग प्रेजेंस है ना, वो एक चैलेंज है किसको, टू इंडियाज रीजनल डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस एज वेल। तो जैसे अब चाइना एक यू कैन से एक पॉलिटिकल प्लेयर बनता जा रहा है अपने रीजन में, एक इकोनॉमिक प्लेयर, एक पॉलिटिकल प्लेयर बनता जा रहा है, तो वो नेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय गिविंग देम व्हाट, मटेरियल बेनिफिट्स। अब ये चीज जो है इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू compete इफेक्टिवली इन मीटिंग द मटेरियल नीड्स। तो वहां पर फिर टिल्ट नेशंस का चला जाता है टुवर्ड्स चाइना। ये चीजें आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगी, और अगर किसी का PSI और ऑप्शनल है उनको तो बहुत ही काम आएंगी, राइट। देन यू हैव नॉर्मेटिव डिलेमा। नॉर्मेटिव डिलेमा, नाउ नॉर्मेटिव डिलेमा बेसिकली अब ऐसे लगा लो कि इंडिया ने अप्रोच किया है हिस्टोरिकली दिस रीजन विद अ नॉर्मेटिव स्टैंस एंड पॉलिटिकल स्टैंस। चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना की इमर्जेंस जो है दैट इज डिफरेंट। मतलब वो मैं आपको इसको बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताऊं ना, मतलब इंडिया हमेशा ऐसा रहा है, इंडिया हैज ऑलवेज सेड दैट कि लेट्स प्ले बाय फेयर रूल्स, है ना, रूल्स के साथ गेम खेलते हैं। चाइना का क्या स्टैंस रहता है, लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दीज रूल्स, लेट्स जस्ट प्ले फ्रीली। तो ये गेम है। I hope you're understanding this changing regional dynamics, right? Are you getting my point? So, अब बाकी nations के पास neighbor who don't have any other option, it's either play by traditional rules with India or go for this new एक rule free game with China. तो ये situation है, मैं आपको सिंपल ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। चाइना किस तरीके से स्टैंड आउट करता है फ्रॉम इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाउ डज चाइना स्टैंड आउट फ्रॉम इंडिया इन 3 चीजों पे। एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। मैं सोचो कोई आपको एक अच्छी रोड, ब्रिजेस, प्लेग्राउंड्स, हर कोई आप मतलब आपका एक पड़ोसी है, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, राइट। एक ऐसा सुपर फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाएगा, हर कोई एक्साइटेड हो जाता है, राइट। सो चाइना इज दैट वन। अब इंडिया के एफर्ट्स भी हैं वैसे, बट सारा का सारा खेल किसका है, आपकी जेब में पैसा कितना है। चाइना के पास जो डीपर पॉकेट्स हैं उसकी, तो वहां पर वो उस रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, उसका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। चाइना का एंगेजमेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव रिजल्टेड इन जो स्मॉलर स्टेट्स के साथ एक एंटेंगलमेंट, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, it's a massive infrastructure and economic development project that involves investment in various countries. कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगी। चाइना के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है, कमिटमेंट है टू दीज इनिशिएटिव्स, जो एक एडवांटेज देता है चाइना को ओवर इंडिया, राइट। देन
नेक्स्ट इज योर आउटरीच टू साउथ एशियन स्टेट्स। चाइना की एंगेजमेंट है तालिबान लेड अफगानिस्तान के साथ, चाइना की एंगेजमेंट मिलिट्री रूल म्यांमार के साथ, राइट? तो यहां पर देखो चाइना ने अभी, देखो चाइना हैज डेमोस्ट्रेटेड अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच, जिस तरीके से चाइना इज रीचिंग आउट टू साउथ एशियन स्टेट्स। Are you getting my point? India also engages in diplomatic outreach, but the scale, जो फाइनेंशियल बैकिंग है ऑफ चाइनाज एफर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और फिर ओवरऑल इम्पैक्ट डालती है इन द रीजन। फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी। आजकल चाइना क्या करता है, अच्छा तुम्हारी भी नहीं बन रही, तुम्हारी भी नहीं बन रही, चलो मैं एक मीडिएटर हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिडिल ईस्ट में चाइना यही कर रहा है। सो चाइना की जो अप्रोच है ना टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो एक अलग स्ट्रैटेजी अपना रखी है उसने, विनिंग ओवर दैट रीजन, टू विन ओवर दैट रीजन बाय रिजॉल्विंग द इश्यूज। और उसके बाद साथ ही साथ भूटान के केस में लगा लो, तो चाइना अपने आप को बहुत ही एक रिलायबल और अ कोऑपरेटिव पार्टनर शो कर रहा है। इंडिया टू हैज एंगेज्ड इन एफर्ट्स टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बट या स्पेसिफिक फोकस आप बात कर लो या स्ट्रैटेजी जो चाइना एम्प्लॉय करता है, इट्स यूनिक। वो ऑब्वियसली उसकी अलग ही स्ट्रैटेजी है, उसका एम ही है टू विन ओवर दैट रीजन, राइट? तो ओवरऑल अब बात आती है कि व्हाट शुड इंडिया डू, क्या करना चाहिए, आप बताओ, खुद सोचो। पहला तो एंगेज विद फ्रेंडली एक्टर्स, अपनी बाइलेटरल मल्टीलेटरल टाइज जो आपकी हैं आपके नेबर्स में, उसको स्ट्रेंथन करो, जो कि किस पे बेस्ड हो, ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे, कॉपरेशन पे, ठीक है? देन आपके पास क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पावर है। देखो दो लोगों को जोड़ता है कल्चरल कनेक्ट, हिस्टोरिकल कनेक्ट, उस रीजन के साथ आपके इकोनॉमिक लिंक्स, तो आपके पास वो है। इंडिया शुड एम्फेसाइज दैट, इंडिया शुड ऑफर इट्स असिस्टेंस, इट्स पार्टनरशिप ऐसे एरियाज में, ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। सो इंडिया शुड एम टू बी अ रिलायबल पार्टनर, अ कंस्ट्रक्टिव पार्टनर फॉर इट्स नेबर्स, राइट? नॉट कि एक डोमिनरिंग और एक हेजेमनिक पावर, नहीं। देन फ्लेक्सिबल, सेकेंड इज योर डिप्लोमेसी शुड बी फ्लेक्सिबल, ऐसी जहां पर यू इन्वॉल्व वेरियस स्टेक होल्डर्स, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो। दिस इज वॉट इंडिया शुड डू। वट एल्स डू यू थिंक? देखो जितना आप सोचोगे उतना बात बनती है। आपका जो फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि योर वे ऑफ टॉकिंग एंड डीलिंग विद अदर्स शुड बी फ्लेक्सिबल। डिप्लोमेसी क्या है आज के टाइम पे? डिप्लोमेसी यही है, यू आर बीइंग फ्रेंड्स विद एवरीवन, इवन दोज हु माइट नॉट लाइक यू एट फर्स्ट, राइट? मतलब कोई आपको नहीं पसंद करता, ऐसा नहीं पसंद करता तो ना सही, इट्स स्मार्टर टू ट्राई एंड मेक देम लेस एंग्री। तो इट्स ऐसा एक पोटेंशियल टू टर्न योर एनिमीज इनटू फ्रेंड्स, और अपने एक्सपैंड करना योर डिप्लोमैटिक पर्सनल्स, right? Are you getting my point? India should invest more resources and personnel in its diplomatic pursuits. अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को एनहांस करना, अपने कल्चरल आउटरीच को, अपनी अचीवमेंट्स को शोकेस कर सकते हो, अपने सॉफ्ट पावर को यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट इंडिया शुड डू? कनेक्ट इकोनॉमिकली, cooperate for security, use your soft power, communicate smartly, have long-term plans. So this is what we can do. So I hope चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं. This is a very important article जो आपके इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा. Are you getting my point? जब आपके पास ये पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली ये यही एनालिसिस है. बाकी फिर पॉइंट्स आपके सामने थे, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन टेक योर मेक योर ओन शॉर्ट क्रिस्प नोट्स. समझ आनी चाहिए पहले चीज़ें. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. In a move to conserve the Indian bison in their forest, the indigenous Koya tribes inhabiting the Papikonda hill range in Andhra Pradesh have made an exemplary transition by shedding the use of bison horns to make their traditional flute called
परमाकोर, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें। सिंपल बात यही है, कोया ट्राइब्स पहले अपने जो फ्लूट्स बनाने के लिए, जो उनकी ट्रेडिशनल फ्लूट है उसको बनाने के लिए वो क्या यूज़ करते थे, हॉर्न ऑफ इंडियन बाइसन। बट अब वो उसकी तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टू कंजर्व इंडियन बाइसन इन देयर फॉरेस्ट दे आर डूइंग दिस ट्रांजिशन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्राइब के बारे में जानना। इंडिजीनियस कोया ट्राइब्स, दे यूज टू मेक देयर फ्लूट्स। अगर ये टर्म पूछ ली जाए ना, परमाकोर क्या है, दैट इज फ्लूट, राइट। इंडियन बाइसन मतलब इट्स अ वेरी बिग एनिमल, और आई हैव सीन बाइसन। अगर किसी ने बाइसन देखा, जिसने नहीं देखा तो आप देखना, ऐसा लगता है अभी जिम से निकला है। तो दे यूजिंग देयर हॉर्न्स फॉर मेकिंग फ्लूट्स, द ट्राइब्स आर यूजिंग that can be very harmful. Now Koya tribes decided to stop using bison horns to make their flutes. This is a very great example because tribes are choosing not to harm the Indian bison, and they are caring about the environment, they want to protect the animals. So Koya tribe is a community in India. They are unique because they have people from different race, they speak various languages. कहाँ रहते हैं? In different places, forest, plains, valleys. मल्टीरेशियल है, मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटी है। स्पेसिफिकली दे कैन बी फाउंड इन बोथ द साइड्स ऑफ गोदावरी रिवर, आंध्र प्रदेश, तो कुछ मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी रहते हैं। सो दे बिलीव, उनके बिलीफ सिस्टम की बात करें, सो दे बिलीव दैट देयर मेन डाइटी लिव्स इन केव इन बस्तर रीजन। मोस्ट कोया स्पीक ईदर गोंडी और तेलुगु in addition to Goi. Koi is closely related to Gondi only and has been strongly influenced by Telugu. रही बात ऑक्यूपेशन की, ट्रेडिशनली Koya tribe used to be herders and farmers who moved from place to place. Nowadays they have shifted to settled farming. They are taking care of animals, they are collecting things from the forest, right? So that is their occupation. So when someone from Koya tribe passes away, they create tall stones that are called menhirs to remember them, to honor them. As far as their culture is concerned, cultural practices की बात करें तो यहाँ पर they have two special cultural things, Komu Koya dance and Permacore flute. This dance and this flute, right? So this dance, this is a dance, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कोया, कोमू कोया डांस, this is a dance where they wear bison horns on their heads as a part of their clothing as well. So this tribe has a very colorful history of dancing, music, that's important part of their celebration as well. And many of the gods they worship are female, most important one being the mother earth. ये important है, ध्यान में रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। Okay, now let's talk about next article, that is your PM विश्वकर्मा scheme. GS पेपर 2 के लिए आपके लिए important है, सेंटर ने लॉन्च करी। So they have basically in PM विश्वकर्मा scheme it has received over 21 lakh applications in 2.5 months. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डेटा कह रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME स्कीम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी, विच ऑफर सर्विसेज लाइक मार्केट लिंकेज सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस टू आर्टिजन्स, क्राफ्ट्स पीपल एंगेज इन स्पेसिफिक ट्रेड्स। क्या मतलब है? वही लाइन पढ़ना, आप समझ रहे हो? मैं वाई आई डोंट रीड लाइन्स, दैट इज द मेन थिंग। ये लाइन तो आप भी पढ़ लेते, मैंने क्या किया फिर? मेरा मकसद है चीज़ों को सिंपल करना, आपको समझाना। लाइन रीडिंग आप कर लो, मतलब आपने सुना, आपको चीज़ें याद रह गई। सरकार ये प्लान स्टार्ट करी, ये स्कीम स्टार्ट करी टू हेल्प द पीपल हु आर आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल, राइट? सो वो इंडिविजुअल्स हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स, राइट, टू क्रिएट थिंग्स। सबको पता होगा आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल। सो ये स्कीम क्या करती है? ये स्कीम अगर आप उसको कैटेगराइज करो ना, मतलब कट शॉर्ट करो सिंपल तरीके में, 3 चीज़ें ऑफर करती है। मार्केट लिंकेज, कि भैया हम आपको मार्केट के साथ कनेक्ट कराएंगे, आप बनाओ, आपके पास स्किल है, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। कैसे? ट्रेनिंग देके, तो स्किल ट्रेनिंग देती है। तीसरा क्या करती है? डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स देती है। बेसिकली ये 3 काम है, इसका एजेंडा ये है।
5 साल के लिए स्कीम चली है, 2023-24 से 2027-28। इसका एम क्या है उसको भी 3 चीजों में ले लेते हैं। जो हमारे स्किल्स हैं, जो ट्रेडिशनल वे है, उसको इट वांट्स टू सपोर्ट एंड प्रिजर्व, जो कि जब एक जनरेशन से अगले जनरेशन भी पास हो, राइट? गुरु शिष्य परंपरा जब हम बोलते हैं, सो द स्कीम वांट्स टू सपोर्ट, प्रिजर्व द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग स्किल्स, दैट इज दिस गुरु शिष्य परंपरा, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट फैमिलीज के थ्रू जैसे जाती है, एक मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऐसे लगा लो। दूसरा ये स्कीम का एम है टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल क्रिएट, दे आर ऑफ हाई क्वालिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। और तीसरा, इट वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट दीज आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ बिगर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, राइट? समझ आ गया? अब भाई रही बात एलिजिबिलिटी की और कवरेज की, तो द स्कीम इज फॉर बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल आर्टिजन्स के लिए भी है, अर्बन आर्टिजन्स के लिए भी है, क्राफ्ट्स पीपल ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया सबके लिए है। इट इंक्लूड्स 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, बोट मेकर, ब्लैकस्मिथ, हैमर, आर्मर, टूल किट मेकर, सब। 5 लाख फैमिलीज को कवर किया जाएगा इन द फर्स्ट ईयर एंड 30 लाख फैमिलीज को टोटल कवर किया जाएगा ओवर द 5 years। बेनिफिट क्या है? रिकॉग्निशन मिलेगा आर्टिजन्स को, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, दे कैन गेट अ लोन विदाउट नीडिंग टू प्रोवाइड एनी कोलेटरल, कुछ नहीं देना, 1 लाख तक का लोन मिल सकता है इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख का, दे कैन गेट एट अ स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ 5%। स्किल अपग्रेडेशन, आर्टिजन्स विल बी टॉट न्यू एंड एडवांस स्किल्स। टूल किट इंसेंटिव भी मिलेगा, दे विल रिसीव 15,000 टू बाय टूल्स फॉर देयर वर्क, ठीक है? और क्या है? ट्रेनिंग के टाइम पे बेनिफिशियरीज विल गेट डेली स्टाइपेंड मिलेगा उनको 500 रुपए पर दिन का, राइट? सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट इज योर घग्गर रिवर, दैट इज इन न्यूज, ठीक है? घग्गर रिवर, to spread awareness among the public against throwing waste into this river, Trans Ghaggar residents carried out a cleanliness drive at Chhat Puja Ghat of the river recently। मैं जिस रिवर की बात कर रही हूँ वो है ये आप रेड जैसे मैं मार्क करती जा रही हूँ, ये आप देखोगे इधर घग्गर रिवर है और ये गंगा को मिल जाती है। इधर ऊपर देखो गंडक नदी आ रही है, इधर गोमती नदी भी है, राइट? एक तो ये रिवर है, ये रिवर और जो मैं रिवर की बात कर रही हूँ वो अलग है, सॉरी वो अलग है, वो सेम नहीं है। मैं इसलिए ये मैप दिखाया है आपको क्योंकि जो मैं बात कर रही हूं ना रिवर की, दैट इज योर घग्गर रिवर, राइट? तो यहां पर ये रिवर है दैट बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम शिवालिक रेंज इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, एंड दिस रिवर जो घग्गर रिवर है, इसकी देखो स्पेलिंग GAGGAR रिवर, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेलिंग। तो ये जो रिवर है घाघरा रिवर, गंडक रिवर, गोमती रिवर, ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, राइट? तो यहां पर ये जो रिवर है ना घग्गर रिवर, ये आपको देखने को मिलेगी, ये थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर इट ड्राइज अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये रिवर सिस्टम है और जो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लो, ठीक है? जो घग्गर रिवर है, इट इज अ रिवर दैट फ्लोज इंटरमिटेंटली, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज फ्लोइंग बट मेनली ड्यूरिंग द मॉनसून रीजन इट फ्लोज। और ये शिवालिक रेंज से शुरू होती है नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, 320 किलोमीटर तक का ये रास्ता तय करती है थ्रू हरियाणा, और फिर उसके बाद ये बेसिकली पूछा जा सकता है कि क्या ये ड्रेन करती है? नहीं, इसका एंड पॉइंट है ये थार डेजर्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर, इट ड्राइज अप। Saraswati river को along the way it meets. So this river is seasonal. It flows mainly during the monsoon. Irrigation में it plays a very important role. इंडिया के अंदर it's called घग्गर river. पाकिस्तान के अंदर इसको बोला जाता है हाकरा रिवर। तो घग्गर हाकरा रिवर, right? So the people who are living this near to this river, they took part in the cleanliness drive. और यहाँ पर इसका historical significance है जो कि important है। Many historians link the Ghaggar river with Saraswati river. Saraswati river ancient mentioned है वैदिक टेक्स्ट में,
And along the banks of Ghaggar River, archaeologists have discovered numerous settlements. Right? From the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization सबने पढ़ा ही होगा. देखो ये चीज़ें मैप में देखने वाली है, अगर नहीं देखा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो मेक श्योर एटलीस्ट यू, मैप प्रैक्टिस के बिना मैं कहूँगी चीज़ें अधूरी हैं, बिल्कुल अधूरी हैं. तो अगर मैप प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ चीज़ों को कवर कर जाओगे. राइट? तो यहाँ पर मैप प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है. ज़रूर कर लो. जैसे कि अगर मैं आपको चलो ये रिवर का मैप दिखा देती हूँ, राइट, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. लेट मी शो यू द मैप ऑफ दिस रिवर. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो आई होप यू आर एबल टू सी दिस मैप. मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बातें तो आप खुद भी कर लोगे बाद में. ये मैप में देखो, ये रिवर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ. दिस इज द रिवर. राइट? थार डेजर्ट है ये अपना. इधर से इंदस नदी आ रही है, सतलुज है. ठीक है, ये एरिया आपने सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पढ़ा होगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी. राइट? तो ये इस एरिया की बात हो रही है. सो दिस रिवर फीड्स टू इरिगेशन कैनाल्स दैट एक्सटेंड इनटू राजस्थान. हाकरा विच फ्लोज इन पाकिस्तान. इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस रिवर इन इंडिया एंड दैट टुगेदर कॉल्ड घग्गर हाकरा रिवर. अच्छा, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मैं यही बता रही थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास इसका along the banks of this river many settlements have been excavated, हमने पढ़ ही लिया. So माना जाता है that the ancient settlements on its bank are creation of indigenous Vedic Aryans. Right? बहुत ही important point है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है. So there is a belief that the river Satluj and Yamuna once flowed into the river bed of Ghaggar Hakra river. बहुत सी ट्रिब्यूटरीज में इसकी, कौशल्या रिवर एंड सरस्वती रिवर, नांगरी रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है. माना जाता है कि जो एंशिएंट सेटलमेंट्स थी अलोंग दिस रिवर, दे आर रिजल्ट ऑफ द इंजेनिटी ऑफ वैदिक आर्यंस. तो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. इफ़ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पर हमारा एक आर्टिकल रहता है दैट इज अग्नि मिसाइल, जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर ले लेंगे. होमवर्क यही है कि गंगा रिवर सिस्टम पूरा करोगे और इस रिवर को मैंने मैप में दिखा दिया है. तो मेक श्योर बाकी जो भी हम चीज़ें करते हैं उसको साथ साथ मैप प्रैक्टिस करते जाओ. We'll meet you in another one. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning. All the best. Take care.